सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। आज के उपदेश में हम जानेंगे त्याग का क्या महत्व है और इसका हमें क्या फल मिलता है। दोस्तों, उसके बाद जानेंगे आज की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी जो है दमा, अस्थमा, टीबी हमें क्यों होती है, इसके होने के कारण क्या है, इसका आयुर्वेद में सबसे बढ़िया उपचार क्या है और घरेलू उपचार क्या है, क्या इसे पूरा जड़ से ठीक किया जा सकता है। जी हाँ मित्रों, आयुर्वेद में इसका विस्तृत वर्णन है कि इसे आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो क्या है वह उपाय, उसे जानेंगे और ये भी जानेंगे इसके होने के मूल कारण क्या है। दोस्तों, जब आप किसी भी बीमारी के कारण को समझ जाते हैं तो निवारण आसान हो जाता है। लेकिन चलिए पहले सुन लेते हैं उपदेश को और उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, अपना जीवन सफल बनाते हैं। और मित्रों, आप सुनिए, आपके साथ साथ आपके यार, मित्र, दोस्त सभी लोग इस जानकारी को अपनाएं। इसके लिए आपके मोबाइल में नीचे देखिएगा कॉन्टैक्ट शेयर बटन बना होगा, उस शेयर बटन पर तुरंत क्लिक कर दीजिए और अपने यार, दोस्त, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। वो भी जानकारी को अपनाएं, अपना जीवन और अपना शरीर स्वस्थ व निरोग बनाएं। तो चलिए मित्रों, पहले सुन लेते हैं उपदेश को। एक दिन भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तभी गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई। किसी देश में एक राजा राज किया करता था। वह बहुत ही अभिमानी था, अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। कारण, उसका राज्य विशाल था, राजकोष धन से भरा हुआ था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके आसपास नौकर चाकरों की पलटन थी जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भाव भागिमा से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन, दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसके भीतर की आंखें बंद है। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर, तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, अपितु आपको कुछ देना चाहता हूं। सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट आई। उसने सोचा कि इस भिखमंगे की इतनी जुर्रत कि मुझे जैसे वैभवशाली सर्व सत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे, इसकी इतनी जुर्रत। राजा ने चीख कर कहा, ए फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है वह किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर से भीख मांगता है वह राजा की बराबरी क्या करेगा? फकीर राजा को गर्वान्वित सुनकर हंसता हुआ बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आप ठीक करें। आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है, पर राजन, अकिंचन के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में खून उतर आया। अपनी बकवास बंद करो, जैसे किसी रोगी से बात कर रहे हो, जैसे किसी रोगी से बात कर रहे हो। फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वह महक उठता है। जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती है। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। राजा को बोध हुआ, उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि
त्यागी के आगे भीगी कितनी छोटी है, त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटने ही, उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। अतः कहानी उचित होगा, अतः यह कहना उचित होगा कि त्याग का महत्व सर्वोपर होता है। कहते हुए बुद्ध ने सभी शिष्यों को आगे चलने का आदेश दिया। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आप जानते हैं जो आज की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है, दमा अस्थमा। तो दोस्तों, ये दमा और अस्थमा, इसिनोफिलिया, टीबी, ये सारे हमारे शरीर में क्यों उत्पन्न होते हैं और कब उत्पन्न होते हैं? ये जो बीमारियां हैं, क्या सबको होती है? नहीं मित्रों, सबको नहीं होती है। जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होता है उसे नहीं होती है। हम आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। ये बीमारी ऊपर वाले की देन नहीं है। जबकि आप कहते हुए सुने होंगे किसी से, जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कहते हैं भगवान को मंजूर था। भगवान को कुछ नहीं मंजूर था, ये ब्रह्मांड को कुछ नहीं मंजूर था। ये ब्रह्मांड, ये हमारा शरीर हमारे प्राकृतिक नियमों पर चलता है, लेकिन जब यही प्रकृति के नियम के खिलाफ हम जाते हैं तो हमारे शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा दोस्तों। ये आपका शरीर प्रकृति नियमों से बना है, ये आपका शरीर इसी मिट्टी से बना है, इसी पानी से बना है। तो आपको ये प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना। तो चलिए 2 शब्द डालते हैं, आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी देते हैं। जब आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी हो जाएगी तो आपके पास कभी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, ये आपका शरीर, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। ये 5 तत्व और 3 दोष आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे से संबंध होता है। अगर 5 तत्वों में किसी तत्व की कमी हो गई तो हमारे शरीर में विकार होगा। अगर हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, 3 दोष कौन से हैं? वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अब जब 3 दोष में कोई कमी होती है तो हमारे शरीर में उससे संबंधित बीमारी होती है। अगर हम ये 3 दोषों को बैलेंस करके रखें तो हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये हमारे शरीर में 3 दोष कौन थे? वात दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती है। और आपका शरीर में जब पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती है। और वहीं जब आपके शरीर का कफ दोष डिसबैलेंस हो गया, उसमें कोई कमी आ गई, तो हमारे शरीर में 5 से 10% खतरनाक बीमारियां होती है। और कफ रोग के ही ये लक्षण होते हैं, दमा, अस्थमा, टीबी, इसिनोफिलिया, ये सारे कफ रोग के गड़बड़ में होते हैं। अब ये 3 प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब कब पाए जाते हैं? जब हमारा जन्म होता है, इस जन्म के समय से लेकर 14 साल तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है। और जब हम 14 साल से 60 साल के बीच में होते हैं तो हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति ज्यादा होता है। इस समय हमें पित्त ज्यादा हमारे शरीर में बनता है। पित्त तो ऐसे नेचुरली बनता है हमारे शरीर में, लेकिन जब हम उस पित्त को बढ़ाने वाली चीजें खाते हैं तो पित्त ज्यादा बढ़ जाता है और फिर यही जाकर के हमारे शरीर में 15 से 20% खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। और दोस्तों, जब हमारा शरीर 60 साल से ऊपर जाता है तो हमारे शरीर में वात रोग होता है, जैसे गठिया, बाई, बतासे, सारी बीमारियां होती हैं। और ये बीमारियां कब होती है? 60 साल के बाद। अब इसी में कुछ हम उल्टा सीधा खा लेते हैं तो दोस्तों ये हमारा वात रोग बढ़ जाता है, वायु विकार बढ़ जाता है। तो तीनों दोष भी आपस में एक दूसरे के पूरक है। अब जब आपका कफ दोष बिगड़ गया तो कफ दोष 14 से 15 साल के बीच में 0 से 15 साल के बीच में आप देखे होंगे मित्रों, कहते हुए सुने होंगे, छोटे छोटे बच्चों को हरदम नाक बहती रहती है, जुकाम होता है और इसी समय कफ से संबंधित तरह तरह की बीमारियां होती हैं। यही समय आपकी ये बीमारियां
घर कर जाती है। और ये बीमारियां धीरे धीरे घर करते 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 जब आपका ज़्यादा हो जाती है तो वो प्रकट हो जाती है। तब हम कहते हैं कि ये जो है भगवान की देन है। तो उस समय आप कहते हुए सुने भी होंगे, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसको जो है जो इस्नोफिलिया हो रही है या इसके अंदर दोस्तों जो बार बार निमोनिया हो रहा है, ये ठीक हो जाता है। आप कहते हुए सुने होंगे। तो दोस्तों ये आपको अब कफ दोष को अपने संतुलित करना होगा। तो आप समझ गए ये बीमारी जो होती है कफ दोष से। अब हम जानते हैं कफ दोष के लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्यों बीमारी होती है। आप कारण को समझ गए। अगर दोस्तों कभी भी आपके शरीर में कोई बीमारी हो, उसके कारण पर वार करिए और जब कारण को हटा देंगे तो निवारण आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कफ दोष के लक्षण क्या क्या है, कितने रोग होते हैं कफ दोष के गड़बड़ होने पे। कफ दोष के लक्षण में आता है बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नज़ला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु है, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टांसिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर में पेशाब करना, शरीर व मुंह से बदबू आना, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान बहना, शरीर फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोरी, अंडाणु आंख फारे, ये लक्षण होते हैं। अब आप दोस्तों कब्ज रोग के लक्षण समझ गए और एक कफ दोष आपका जब बिगड़ेगा तो आपको क्या क्या बीमारियां। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कफ दोष जब आपका बढ़ जाए तो क्या क्या ना खाना चाहिए या हम क्या क्या ना खाएं जिससे हमारा कफ दोष न बिगड़े। तो दोस्तों कोई भी ठंडी वस्तु जब आप खाते हैं तो इससे आपका कफ रोग बढ़ता है। खास करके जब आप शाम के समय यानी दिन बैठने के बाद हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं खाना है, जैसे आइसक्रीम, दही, मट्ठा या हम ठंडा पानी जो पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स जब हम पीते हैं तो ये सारी चीजें क्या करती है हमारे कफ रोग को बढ़ाती है, कफ रोग। और जब कफ रोग बढ़ेगा तो आप जान रहे हैं कितना। और आज की लाइफ स्टाइल आप खुद मित्रों जान रहे हैं कि लोग अगर पार्टी रात रात भी चलती है तो लोग इतना ठंडा पीते हैं, इतना ठंडा पीते हैं और इतना ठंडा पानी पीते हैं कि वो बर्फ का जमा रहता है। तो सारी चीजें क्या करेगा, हमारे शरीर में विकार ही तो उत्पन्न करेगा। तो बीमारी हम खुद पाल रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है और फिर हम ऊपर से ऊपर वाले का दोष देते हैं, ये ब्रह्मांड का दोष देते हैं, भगवान का दोष देते हैं कि हमें ये बीमारियां दे दी। बीमारी आपके हाथ में है, बीमार होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। पहले के ऋषि मुनि ले लो, वो सारे नियमों का पालन। तो दोस्तों आपको ये नियमों का पालन करना होगा। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, कोई भी आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी। ये सारी चीजें बनती कैसे, आइसक्रीम कैसे बनती है, ठंडा कैसे बनता है, तो आप ही जान ही रहे दोस्तों। ठंडा में क्या है, पानी है, बेस है, सोडा है और चीनी है, यही तो है। बस डाल के बना दिया गया और जिसमें रखा जाता है उससे ज्यादा खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। प्लास्टिक की बोतल में, और ये प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है। प्लास्टिक की बोतल में रखी हुई पानी आप देखते होंगे पड़ा रहता है दिन रात वहीं बाहर, दिन रात बाहर गोदामों में पड़ा रहता है, ऐसे खुले में पड़ा रहता है। और इतनी तेज धूप होती है तो जब धूप में प्लास्टिक में रखा हुआ पानी पड़ा रहेगा तो उसके कुछ ना कुछ अंश उसमें आ जाते हैं। फिर आप वही पानी फ्रिज में ठंडा करके पी लेते हैं, उसका स्वाद मिल जाता है। क्या है, तो बीमारी पाल रहे हैं। अब उसमें आर्टिफिशियल कलर भी है और जो विष डाला गया है और फिर सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ कीटनाशक दवाएं भी पड़ी होगी। आप लोगों ने कहते हुए सुना भी होगा, भैया आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स लाइए, लैट्रिन बहुत बढ़िया साफ हो जाती है। तो आप खुद जान लीजिए उसकी में कितना खतरनाक चीजें मिली है। तो ये सारी चीजें आपको त्यागना होगा, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। अभी तो थोड़ी और सरल भाषा में समझते हैं, सरल भाषा में। जैसे दोस्तों जब आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, आप ये भी कहते हुए सुनेंगे भैया इनका शरीर ठंडा हो गया। जब आदमी का शरीर ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। तो जब आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं आपके शरीर का तापमान क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जब आप कोई भी गर्म चीज जब खाएंगे तो आपके शरीर में जाएगा, एकाएक ठंडा पानी जाएगा तो शरीर का कोई ना कोई पार्ट तो डिस्टर्ब होगा। इसे समझिए, कोई लोहा है आप गर्म कर दीजिए, उस लोहे पर ठंडा पानी डाल दीजिए तो आपको कुछ आवाज सुनाई देती है, छन्न की आवाज आती है।
तो वह आवाज, और जब वो ठंडा हो जाता है तो लोहे पे अपनी अंगुली रगड़िए तो कुछ ना कुछ उसमें से पदार्थ आपके अंगुली में लग जाएगा। तो वही पानी जब आपके पेट में ठंडा जाता है तो वहां पे भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन हम आप उसे नहीं सुन पाते हैं। अब हम आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब वही छन्न की आवाज गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और जब वो बाहर आती है तब हम समझ पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके अपने हाथ में, तो ये सारी चीजें नहीं खाना है। कुछ चीजें और हैं, अब इसका सिर्फ कफ से ही नहीं संबंध है, ठंडी चीजें से नहीं संबंध, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खाते हैं जिससे आपका पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है, आपके जो है इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, रोग प्रतिरोधक शरीर की क्षमता वीक कर देता है। तो कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में आप खाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको हटाना होगा। जैसे चीनी, चीनी से बनी हुई ये सारी चीजें हटा दीजिए, मैदा, मैदा से बनी हुई चीजें हटा दीजिए, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई सारी चीजें आप हटा दीजिए। पैकेट बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी सामान आप मत खाइए। ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है। और इसमें दोस्तों क्या डाला जाता है? रिफाइन में छाना जाता है और इसके बाद इसमें बेस डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ इसमें प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, जैसे कीटनाशक दवाएं। तब ये 6 महीने बाद हम खाते हैं, 1 साल बाद खाते हैं। तो जिसमें जितनी चीजें पड़ी है सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कहीं ना कहीं से आपको नुकसान करता है। आपको कहीं ना कहीं कोई भी डिब्बा चीज, कोई भी आइसक्रीम आप खाएंगे, 6 महीने बाद खा रहे हैं, ऊपर से रोज फ्रिज में पड़ी हुई है। फ्रिज की चीजें हमें वैसे नहीं खानी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम बीमारी को पाल रहे हैं, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं, इससे कुछ नहीं होता। हम लाख कहे, कोई लाख कहे, लेकिन कोई मानता नहीं। भैया इससे कुछ नहीं, मैं मानने को नहीं कह रहा हूं, कोई माने, लेकिन इसको आप खुद 21 दिन 20 दिन प्रैक्टिकल करके चीज, कोई भी ठंडी चीज छोड़ के देखिए, जो चीजें आपसे नुकसान करते उसका आपके देखिए शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। खुद छोड़िए, खुद प्रैक्टिकल करिए, इससे आपको ज्यादा अनुभव होगा। और कुछ चीजें हैं जिससे आपको दमा अस्थमा हो जाता है। दोस्तों, जैसे आप धूप में काम करके आए, बहुत धूप में आप काम करके आए, या साइकिल चला के आए, गाड़ी चला के आए, या कोई ऐसा परिश्रम वाला काम कर रहे हैं, ऊपर से जब आप घर पे आते हैं तुरंत पानी पी लेते हैं। तो जब आप तुरंत पानी पी लिए, आपका शरीर टेम्परेचर में है, गर्म है, एक तो वैसे शरीर आपका गर्म रहता है, ऊपर से खूब धूप में आए, तो ये चीजें कभी कभी ऐसे चीजें सामने आती हैं। एक बार ऐसे हॉस्पिटल में एक आदमी आया दोस्तों, उसको जो है दिन भर में पूरा धूप में काम कर रहा था, मेहनत का काम कर रहा था, ऊपर क्या है उसका घर में बन रहा था, तो मेहनत वाला काम कर रहा था। वहां काम करने के बाद उसको खूब तेज की प्यास लगी, आके पानी पी लिया, और पानी पी लिया, तुरंत तो नहीं पता चला, अगले दिन सुबह से उसको छींके आने लगी, जुकाम होने लगा। तो पहले तो वो इधर उधर दवाएं लेकर दवा खाता रहा, फिर जब उसको इधर उधर दवाओं से नहीं हुआ, वो रोग बढ़ता गया, तो दवा अपना 1-2 महीना इलाज कराया, फिर वो बड़े हॉस्पिटल पहुंचा, तो वहां पे जांच में आया कि इसको टीबी की शुरुआत हो गई। तो इस ठंड और गर्म से हो गया। और टीबी, अस्थमा, दमा कभी कभी जब आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जैसे हमने कहा आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्वों में सारे पोषक तत्व आते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, ये सारे पोषक तत्व। जब आपके शरीर में सारे पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तब भी आपके शरीर में एक कमजोरी आती है, वीकनेसता आती है। और जिस पोषक तत्व की कमी आती है, उसी पोषक तत्व की कमी से वजह से वो बीमारियां होती हैं। तो इसलिए आपको अपने डाइट पर भी ध्यान देना होगा, दिनचर्या पर भी ध्यान देना होगा, और वो चीजें नहीं खानी है जिससे कफ रोग बढ़ता है। तो अगर इतनी चीजें आप समझ गए हो तो दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा। तो आप अपने 5 तत्वों यानी कि प्रोटीन्स, विटामिन को बैलेंस करके रखिए। हर एक शरीर के ग्रुप के हिसाब से आपको कितना विटामिन चाहिए, कैल्शियम की कमी ना होने पाए, ये सारी चीजें आपके शरीर में कम नहीं होनी चाहिए। तो इतना चीज कर लिए और ये सारी चीजें अवॉइड कर दिए, तो दोस्तों ये कारण को आप हटा दिए, तो ये अस्थाई आपको आराम होगा। जब आपको जो आराम होगा, अस्थाई आराम होगा। तो इसलिए इससे संबंधित जो भी चीज है इसे आप अवॉइड करिए। चलिए आज आपको सामने कुछ उपचार हम बताते हैं, जिसमें आयुर्वेद के हर एक बुक में बहुत गंभीरता के साथ इसका वर्णन किया गया है, इस पे बहुत जोर दिया गया है कि इसे अगर ठीक किया जाए तो 100% ठीक हो सकता है। दोस्तों, पहला है गोमूत्र, दूसरा है दालचीनी, और तीसरा है शहद। कैसे 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 प्रयोग करना है
इसको किस ढंग से खाना है, कब खाना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गोमूत्र में क्या क्या पाया जाता है। पोषक तत्व जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। गोमूत्र में पाया जाता है दोस्तों नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फेट, सोडियम, मैग्नीज, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, साइट्रिक टार्ट्रिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, लैक्टोज, क्रिएटिनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। छोटे मोटे और सारे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है दालचीनी। अब जानते हैं दालचीनी में कौन सा क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। इसमें पाया जाता है अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी6, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। एक कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। अब दोस्तों इतने सारे तत्व दालचीनी में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों दालचीनी दो टाइप की आती है। आपको दालचीनी लेना है पाइप वाली दालचीनी, ये सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। जब भी दुकानदार से लीजिएगा पाइप वाली दालचीनी लीजिएगा, और दालचीनी का पाउडर कभी मत लीजिएगा। अब उसमें कैसे मिले पीसे हैं, पाइप वाली पीसे हैं कि नॉर्मल पीसे हैं, वो आपको पता नहीं है। इसलिए जब भी दालचीनी का पाउडर बनाइएगा तो दालचीनी पाइप वाली लेकर के घर पे पाउडर बनाइएगा। अब दालचीनी समझ गए, अब हम समझ लेते हैं शहद यानी हनी में क्या क्या पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी6, विटामिन सी, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूकोज, फैक्टोज व अन्य और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। ये सारी चीजें पाए। अब देखिए हमने पहले कहा आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, तो ये सारे तत्व उसमें पाए जाते हैं जो कि आपको अंदर से स्ट्रांग और मजबूत भी बनाएंगे और रोग को भी दूर कर देंगे। तो दोस्तों पहली विधि जो है, पहला उपचार जो है गोमूत्र को, गोमूत्र कैसे लेना है और किस गाय का लेना है। दोस्तों काली गाय, और वो काली गाय में देसी गाय का, जो साहिवाल हरियाणा का नहीं, देसी गाय होती है, उसकी लंबी लंबी सींगें होती हैं। और दोस्तों काली गाय, ये जो गाय चरती हो, खूंटे पे बांधी हुई गाय का नहीं चाहिए। जो गाय दिन भर भ्रमण करती हो, दिन भर चारा चरती हो और शाम को घर का खाती हो, जो चारा दिया जाता है, चलने वाले गाय का सबसे बेस्ट होता है। हष्ट पुष्ट गाय का लेना है। एक गाय गांव में बहुत सारी पाई जाती है, सब लोग इसका पालन करते हैं। और यही गोमूत्र ताजा लेना है। कितना लेना है, रोज आधा कप खाली पेट पीना है, रोज आधा कप। तो इसका तो आयुर्वेद में इतना मतलब फोकस किया गया है, इसमें बहुत गंभीरता से लिखा गया है कि अगर आधा कप गोमूत्र रोज लेता है रोगी तो दमा, अस्थमा, यहाँ तक कि टीबी को भी 6 महीने में ठीक किया जा सकता है और ठीक हो जाएगा। तो पहला उपाय है गोमूत्र, गाय का मूत्र। दूसरा है दोस्तों इसी के साथ में ये भी करना है दालचीनी। हमने बता दिया दालचीनी और शहद में क्या क्या पाया जाता है। इसे कैसे लेना है, दालचीनी का पाउडर लेना है आधा चम्मच, शहद लेना है 1 चम्मच, दोनों को एक में मिला लेना है। दोनों को एक में मिला करके इसे रोज शाम को 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है। अब आपका जब पेट खाली रहता तभी इसे खाना है। तो रोज 5 से 6 बजे दोनों को एक में मिला करके ऐसे चाट लेना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, ऐसे चाटना है, खाना कुछ भी नहीं है। तो शाम को ये प्रक्रिया करना है, सुबह गोमूत्र पीना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये जब आप शाम को खाइएगा दालचीनी और शहद को, इससे खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है और इसको खाने के बाद भी 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, यानी कि 1 घूंट पानी भी नहीं पीना। ऐसे आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और जब गोमूत्र पीजिएगा इसके बाद भी आपको पानी वानी नहीं पीना है। कितनी देर तक, 2 घंटे तक। इसके 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं पीना है। इस 2 प्रक्रिया से आपका दमा, अस्थमा, टीबी सब कुछ जड़ से ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सब जानकारी को अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं।